भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर उन 5 राज्यों में शुमार है जहां हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मणिपुर में चुनाव 2 चरणों में है। पहले चरण में 28 फरवरी और दूसरे चरण में 5 मार्च को वोटिंग होगी। मणिपुर विधानसभा में विधानसभा की 60 सीटें हैं और यहां बीजेपी की सरकार है। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दावों के साथ साथ छोटे दल अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्या इस बार कांग्रेस बनाएगी सरकार? देखते हैं ये। मणिपुर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है। पार्टी के लिए ये चुनाव सिर्फ मणिपुर चुनाव में हार जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर चुनाव का असर साल 2023 में होने वाले पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पूर्वोत्तर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। साल 2015 में पूर्वोत्तर में 8 में से 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पिछले 7 सालों में एक के बाद एक कांग्रेस सभी राज्य बीजेपी और उसके सहयोगियों से हार गई। इस वक्त पार्टी सिर्फ असम में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। मणिपुर में कांग्रेस लगातार 15 साल तक सत्ता में रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और बीजेपी ने क्षेत्रीय दल नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सरकार बनाई। पिछले 5 साल में कांग्रेस के 13 विधायक पार्टी का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी ये सिलसिला जारी है। मेघालय में पार्टी के कई विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। असम में भी कई विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का कमल थामा है। ऐसे में मणिपुर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम हो जाते हैं। कांग्रेस इस बार लेफ्ट और जद एस के साथ मिलकर मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सेक्युलर अलायंस के बाद इस बार के चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत हुई है। इस सब के बावजूद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरे की है। पार्टी के पास कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं है जिसकी पूरे प्रदेश में पहचान हो। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री इवोबी सिंह को पार्टी ने एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी नेता मानते हैं कि प्रदेश में नया नेतृत्व विकसित करना होगा। तृणमूल कांग्रेस भी इस बार पूरी शिद्दत के साथ चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। तृणमूल कांग्रेस 2017 में भी 16 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीती थी, लेकिन उस वक्त पार्टी इतनी आक्रामक नहीं थी। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार जीतने के बाद तृणमूल अपना दायरा बढ़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस आज की तारीख में काफी मजबूत है और बीजेपी ये भांप चुकी है। इसलिए मणिपुर में अमित शाह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता मणिपुर में कांग्रेस को जीत की तरफ ले जा रही है। मणिपुर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव में महज 2 दिन बचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी इम्फाल और चुराचांदपुर जिलों में घर घर जाकर प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इम्फाल में लोगों के बीच जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील की है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बीजेपी और कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश करने में लगी है। चलिए देखते हैं मणिपुर के पहले चरण में कहां-कहां वोट डाले जाएंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग ने बदलाव कर दिया था। मणिपुर में पहले चरण के लिए अब 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होना था। इसके अलावा मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान की तारीख 3 मार्च से बदलकर 5 मार्च कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 9,85,119 पुरुष और 10,49,639 महिला वोटर्स हैं। वहीं ट्रांसजेंडर्स मतदाताओं की संख्या 208 है। विकलांग मतदाताओं की संख्या 14,565 है, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 41,867 है। राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2,959 है। 1,099 मतदान केंद्रों और 763 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील और महत्वपूर्ण के रूप में की गई है। पहले चरण में मणिपुर की इन सीटों पर है वोटिंग: खुंद्रकपम, हिंगांग, खुरई, खेतरी गांव, एस थोंगजू, केईराव, एंड्रो, लमलाई, थांगमीबंद, लोरी पोक, सगोलबंद, कीसमथोंग, सिंजामेई, याईस्कुल, बांगखेई, सेकमाई, लामसंग, कोंथोजम, पटसोई, ओलंगथावल, नोरिया पखांग लखपा, बांगोई, मायंग इम्फाल, नंबोल, ओनम, विशनपुर, मोइरंग, थंगा, कुंभी, सैकुल, सो कांगपोकपी, सैतू, तपईमुख, थनलोन, हेंगलेप, चुराचांदपुर, सैकोट, सिंघाट। मणिपुर में पहले चरण में 28 फरवरी को मतदान है और 38 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अधिकारियों ने 175 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने मणिपुर के उग्रवादी गुटों को विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की इजाजत दी है। ये वो उग्रवादी हैं जिन्होंने सरकार से सीज फायर किया है, साथ ही इनके नाम वोटिंग लिस्ट में भी हैं। हालांकि आयोग ने इसके लिए कई तरह की शर्तें भी रखी हैं। मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा 31 है। पिछली बार कांग्रेस को अधिक सीटें मिली थी, मगर
बीजेपी ने एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन एक बार फिर मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। यूक्रेन रूस के बीच शुरू हुआ विवाद भयानक रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच बीते दिन रूस ने अपनी ताकत का एक नमूना दिखाया। रूसी एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के कई सैन्य बेसों को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया गया। हालांकि नाटो ने यूक्रेन का साथ देने का ऐलान भी किया है और रूस से कहा कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला ले। और अब इस विवाद की चिंगारी भारत तक भी पहुंच गई है, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। आखिर क्यों घिरी मोदी सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे यूक्रेन के हालात काफी खराब हो गए हैं और वहां पर फंसे भारतीयों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्थिति पर अब विपक्ष ने चिंता जाहिर की है और मोदी सरकार की लापरवाही को लेकर उसे घेर रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी सो रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए और समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि हम इस मामले में अधिक नहीं जानते। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावों में व्यस्त है। इसके अलावा ये मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि पुतिन को हमले के नतीजे भुगतने होंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले में 137 नागरिकों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। यानी इस तनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में विपक्ष की चिंता करना लाजमी है। ऐसे में अब पीएम क्या कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी को शुरू से अंदाजा हो गया कि सत्ता उसके हाथ से निकल रही है। शुरुआती चरणों के मतदान के बाद हार का डर और बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करना ही बीजेपी को एकमात्र उपाय दिख रहा है और इसके लिए संघ के जरिए बीजेपी उमा भारती की मदद लेने में लगी है। हालांकि पार्टी में हुए अपमान को उमा भारती अभी भूल नहीं पाई हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। बीजेपी और आरएसएस को अनुमान हो गया है कि यूपी में इस बार शुरुआती 4 चरणों में ही इतना नुकसान हो चुका है कि बीजेपी फिर से सत्ता में नहीं आ सकती। लिहाजा बाकी बचे 3 चरणों में बीजेपी साख बचाने की कोशिश कर रही है। वोटिंग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की मदद संघ ने मांगी है कि वो बीजेपी के पक्ष में लोगों को एकजुट करे। हालांकि बताया जा रहा है कि उमा भारती ने फिलहाल बीजेपी की कोई मदद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। लेकिन अंदर खाने चर्चा ये है कि उमा भारती पार्टी में खुद को दरकिनार किए जाने से नाराज हैं और इसलिए वो बीजेपी का साथ देने मैदान में नहीं उतर रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती बीजेपी के राम मंदिर अभियान का प्रमुख चेहरा रही हैं। अटल आडवाणी के दौर की बीजेपी में उनकी काफी पूछ परख होती थी, लेकिन अब उस दौर के बहुत से नेता बीजेपी में साइडलाइन कर दिए गए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं को उम्र का हवाला देकर घर बिठा दिया गया है और पार्टी के पोस्टरों से उनके चेहरे हट गए हैं। उमा भारती भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। लेकिन अब जबकि यूपी में बीजेपी के पैरों से जमीन खिसक रही है, तो उसे फिर से एक जमाने की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की याद आई है। खबर है कि आरएसएस ने हाल ही में चौथे दौर के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के जालौन में उमा भारती से बीजेपी के लिए प्रचार करने का अनुरोध किया था, मगर उमा भारती ने इस अहम चुनावी लड़ाई में बीजेपी की मदद करने से इनकार कर दिया। भाजपा उमा भारती की मदद इसलिए भी लेना चाहती है क्योंकि वो जिस लोध जाति से आती हैं, उस समाज के लोग बीजेपी से इस वक्त बेहद नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 7% लोध आबादी है। लोध समुदाय को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है, लेकिन इस बार यूपी चुनाव में लोध समुदाय बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। चर्चा है कि बड़ी संख्या में लोध वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड के कट्टर हिंदुत्ववादी भी इससे खफा हैं। इन बदलते हालात को देखते हुए आरएसएस ने बीजेपी की मदद की कमान संभाली है। इसके लिए पुराने हिंदुत्ववादी चेहरों के साथ साथ पूर्वांचल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क के आदेश दिए गए हैं। कहा जाता है कि संघ
संघ की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में और अधिक चुनावी सभाएं करने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी 2 मार्च से 3 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं और ये संघ की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वाराणसी से मोदी के 3 दिन के दौरे के बीच ही यूपी में छठे और 7वें चरण का मतदान होगा। इससे बीजेपी को पूर्वांचल में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सकता है। तो अब देखना ये है कि संघ की रणनीति से बीजेपी को फायदा होता है या उससे कहीं अधिक नुकसान पुराने दिग्गजों की नाराजगी से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होते ही दुनिया फिर से दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। एक ओर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान रूस का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका व बाकी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं चीन ने आर्थिक क्षेत्र में रूस को मजबूती देने के लिए एक बड़ा खेल कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब गंभीर स्तर तक जा पहुंची है। खबर है कि रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच गई हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो कीव छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बीच बहुत से भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूक्रेन ने भी इस मामले में दखल देने की अपील की, लेकिन भारत की चुप्पी से यूक्रेन निराश है। इधर अमेरिका समेत कई देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पश्चिमी देश एक सुर में पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार को अपने संबोधन में रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन के देश भी 6 घंटे की मीटिंग के बाद रूस पर और ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस यूक्रेन पर अपने हमले को सही ठहराने के लिए झूठे और बेकार बहाने बना रहा है। एक तरफ जब दुनिया के ज्यादातर देश रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तब चीन ने रूस पर लगे आयात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। ये प्रतिबंध खासतौर पर गेहूं के आयात को लेकर है। आपको बता दें कि रूस दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन गेहूं के खराब होने और बैक्टीरिया पनपने के डर से रूस चीन को गेहूं निर्यात नहीं करता था। इस महीने की शुरुआत में 8 फरवरी को चीन और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत चीन रूस से गेहूं और धान खरीदने और रूस गेहूं को खराब होने से रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने पर सहमत हो गए थे। समझौते के अनुसार चीन गेहूं में किसी भी तरह की फंगस या कंटेमिनेशन मिलाने पर खरीद को तत्काल रोक देगा। और अब जबकि रूस पर व्यापार प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश अमेरिका और उसके समर्थित देश कर रहे हैं, तब चीन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 फरवरी को हुए समझौते पर आगे बढ़ते हुए गेहूं आयात पर सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ने गुरुवार को यूक्रेन पर रूसी हमले के कुछ ही घंटे बाद इसकी घोषणा कर दी। चीन के इस कदम से दुनिया में ये संदेश गया है कि बाकी देश भले ही रूस का बहिष्कार करें, लेकिन चीन रूस के साथ खड़ा है। इस तरह दुनिया में एक बार फिर शक्ति के 2 केंद्र बनते दिख रहे हैं, जिसमें एक और अमेरिका और यूरोप के देश हैं, दूसरी ओर रूस और चीन है। दोनों पक्षों के बीच अभी यूक्रेन को लेकर जोर आजमाइश चलेगी, लेकिन इसके बाद ये तनाव कहां तक खिंचता है, ये देखना होगा। यूक्रेन पर हमले के पीछे रूस का असल इरादा क्या है, इस सवाल पर इस वक्त दुनिया के कई देशों में माथापच्ची चल रही है। रूस का कहना है कि वो दोनेत्स्क और लुगांस्क के विद्रोहियों की मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंची रूसी सेनाएं और लगातार हो रहे धमाकों से ये पता चलता है कि ये लड़ाई केवल 2 प्रांतों के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण कुछ और ही है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला करके व्लादिमीर पुतिन इतिहास में घटी बड़ी घटना का बदला ले रहे हैं। क्या है ये घटना और क्या है पुतिन के असली इरादे, आइए समझते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को जैसे ही यूक्रेन में सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी, दुनिया में युद्ध की दहशत दौड़ गई। यूक्रेन पर हमले के साथ ही दुनिया फिर से 2 गुटों में बंटती दिख रही है। नाटो के सदस्य देश एक साथ मिलकर यूक्रेन का साथ देने खड़े हो गए हैं और रूस को चेतावनी दे रहे हैं। वहीं रूस भी अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा है, उसे चीन का साथ मिल गया है। जानकार इसे शीत युद्ध का नया दौर कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमले के पीछे दरअसल शीत युद्ध यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वो तनातनी ही नजर आ रही है जो अब तक इतिहास के पन्नों में दफन थी। 30 साल पहले सोवियत संघ टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया था, उनमें एक टुकड़ा यूक्रेन भी था। विशाल सोवियत संघ की टूट के पीछे दशकों तक चला शीत युद्ध और अमेरिकी पूंजीवादी साम्राज्यवादी नीति जिम्मेदार थी। जब सोवियत संघ टूटा, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था KGB के लिए काम करते थे और इसके लिए बरसों उन्होंने जर्मनी में बिताए। सोवियत संघ टूटने से पुतिन दुखी और निराश थे। पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन और 20वीं सदी की सबसे बड़ी भूराजनीतिक आपदा करार दिया था।
और माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने नाटो और पश्चिमी शक्तियों से सोवियत संघ टूट का ही बदला लिया है। पुतिन ने साल 2015 में कहा था, लेनिनग्राड की सड़कों पर 50 साल पहले मैंने एक सबक सीखा था, अगर लड़ाई टाली ना जा सके तो आपको सबसे पहले घूंसा मारना चाहिए। अब शायद पुतिन अपने इसी नियम को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को पश्चिमी देशों के प्रभाव में आने से रोकने की बार-बार कोशिश की। कई बार यूक्रेन को चेतावनी दी कि इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे, लेकिन जब दबाव से बात नहीं बनी तो पुतिन ने हमले का फैसला लेकर बता दिया कि पहला घूंसा उन्होंने मारा है। अब ये लड़ाई कितनी दूर तक खिंचती है इसका कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये तय है कि इस लड़ाई में एक बार फिर मानवता और विश्व शांति का नुकसान होगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। हालात पर अमेरिका से लेकर जापान तक लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, तो वहीं देश में इस तनाव का गहरा असर पड़ रहा है। खाने के सामान से लेकर फोन और तेल सब कुछ महंगा होने की आशंका जताई जा रही है। जिस बात का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, आखिरकार वो ही हो गया। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को रोकने के लिए लाख कोशिश की गई, यूएन ने भी अपील की, लेकिन विवाद नहीं सुलझा और गुरुवार का दिन यूक्रेन के लिए काला इतिहास बन गया, क्योंकि रूस ने जमीन से लेकर आसमान तक उसे घेर लिया। पिछले 24 घंटे से लगातार यूक्रेन में रूस गदर मचा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। यहाँ तक कि भारत की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस विवाद का असर देश पर दिखने लगा है। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद से देश में आम उपभोक्ता का रसोई का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन से आने वाले सूरजमुखी के तेल के आयात पर असर देखा जाएगा। भारत यूक्रेन से बड़ी मात्रा में सूरजमुखी का तेल आयात करता है, जिसकी सप्लाई पर असर आने की पूरी आशंका है। आंकड़ों में बात करें तो बीते साल यानी 2021 में अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत को आने वाला सूरजमुखी के बीज के आयात का 65% यूक्रेन से आया था। वहीं यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई से कच्चे तेल के दामों में इजाफा हो ही रहा है। साथ ही अब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने के भी आसार बढ़ गए हैं। वहीं अगर खाने का तेल भी महंगा हो गया तो देश में महंगाई उच्च स्तरों पर जा सकती है। इस तनाव में रुपया भी गोते लगा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि डॉलर के मुकाबले अब रुपया कमजोर पड़ गया है, जिसका असर शेयर बाजार पर भी होगा। वहीं चीन से आने वाला सामान भी महंगा हो सकता है, क्योंकि चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है और अगर भारत यूक्रेन का साथ देता है तो उसे नुकसान झेलना पड़ेगा। मोबाइल फोन के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसीलिए भारत सरकार लगातार रूस और यूक्रेन से विवाद सुलझाने की अपील कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये जंग कब थम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का केंद्र अब पूर्वांचल बन चुका है। पश्चिमी यूपी, ब्रज, रोहेलखंड, बुंदेलखंड के साथ ही अवध की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होगा। इसी दिन अयोध्या में भी मतदान है। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही 6वें चरण का प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में देखते हैं कि 6ठे चरण में किस दल ने कितने दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यूपी विधानसभा चुनावों के चलते यूपी में सियासी पारा अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों ने अब 3 मार्च को होने वाले 6ठे चरण के लिए भी तैयारी तेज कर दी है। राजनीतिक दलों ने पार्टी उम्मीदवारों के चयन में सिर्फ एक योग्यता को जरूरी समझा और वो है जीतने की क्षमता। इसके लिए बाकी के सभी पैमानों की अनदेखी कर दी गई। 6ठे चरण में जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके इतिहास की पड़ताल करें तो साफ दिखाई देगा कि दागियों को टिकट देने के मामले में सभी दलों ने दरियादिली दिखाई है। इसे लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि किस दल ने कितने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है और कौन सा उम्मीदवार है कितना धनी। रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे चरण में दागी उम्मीदवारों की अच्छी खासी संख्या है। वहीं इस चरण में करोड़पतियों की भी भरमार है। 6ठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जिसमें 676 में से 182 प्रत्याशियों यानी तकरीबन 27% प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले हैं। दागी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा यानी 40 प्रत्याशी सपा के हैं। इस रिपोर्ट में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने कई दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, इनमें तकरीबन 23% उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो सपा के 48 में से 40, बीजेपी के 52 में से 23, कांग्रेस के 56 में से 22, बीएसपी के 57 में से 22 और आप के 51 में से 7 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि सपा के 48 में से 29, बीजेपी के 52 में से 20,
कांग्रेस के 56 में से 20, बीएसपी के 57 में से 18 और आप के 51 में से 5 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में करोड़पतियों की भी भरमार है। रिपोर्ट के मुताबिक छठे चरण में 670 में से 253 यानी 38% करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के 48 में से 45, बीजेपी के 52 में से 42, बीएसपी के 57 में से 44, कांग्रेस के 56 में से 26 और आप के 51 में से 14 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनके अलावा अगर बात करें पढ़े लिखे उम्मीदवारों की तो 382 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं। 1 फरवरी 2022 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि देश में जल्द ही क्रिप्टो करेंसी शुरू की जाएगी और इसके बाद से ये दावे किए जाने लगे थे कि देश में सभी क्रिप्टो करेंसियों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है। लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर अभी तक रुख पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है। वो बिटकॉइन को मंजूरी दे रही है या उसे अवैध मान रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में बिटकॉइन वैध है या अवैध? देश में क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह का प्रतिबंध है या नहीं? प्रतिबंध को लेकर कोई नियम मौजूद भी है या नहीं? ऐसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपना रुख साफ करें। भारत में बिटकॉइन वैध है या अवैध? कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी। दरअसल ये पूरा मामला अमित भारद्वाज और उससे जुड़े 87,000 बिटकॉइन को लेकर है। आरोपी का दावा है कि देश में बिटकॉइन को लेकर कोई कानून नहीं है और इसी के चलते वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से जांच में सहयोग करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। दरअसल बिटकॉइन मामले में मार्च 2018 में अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1 साल बाद अप्रैल 2019 में उसे जमानत दे दी गई। अमित पर आरोप है कि वो बिटकॉइन का व्यापार कर रहा था। उसने 10% मुनाफे की गारंटी वाली MLM स्कीम भी चलाई और लोगों से निवेश कराया। इस मामले की जांच ईडी कर रही। यूपी में 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। इन 4 चरणों में 403 सीटों में से 231 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। अब बारी है 172 सीटों की। 2017 में 4 चरण के चुनाव में बीजेपी ने 192 सीटें जीतकर सत्ता की दहलीज पर कदम रख दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को भारी नुकसान की संभावना जताई गई है। अब बारी पूर्वांचल के सियासी संग्राम की है, जहां पर बीजेपी और सपा के साथ साथ सहयोगी दलों की अग्नि परीक्षा होगी। क्या ये छोटे दल ही अब बड़े दलों को यूपी की सत्ता तक पहुंचाएंगे? चलिए देखते हैं छोटे दलों की क्या है बड़ी भूमिका। यूपी विधानसभा में बड़े सियासी दलों के साथ छोटे दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में कई छोटे दलों ने बड़े सियासी दलों के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी ने अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिनका आधार पूर्वांचल में ही है। सपा ने आरएलडी और सुबह सपा समेत 1 दर्जन से ज्यादा दलों के साथ गठबंधन कर बीजेपी को हराने के लिए मोर्चा तैयार किया है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया है। अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, अपना दल के और सुबह सपा की जनता में पकड़ और दावों की असल परीक्षा 5वें, 6वें और 7वें चरण में होगी। सपा और बीजेपी के सहयोगी इन 4 दलों के खाते में गठबंधन के तहत 57 विधानसभा सीटें हैं। 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान 5वें, 6वें और 7वें चरण में होना है। ये सीटें बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या, देवी पाटन मंडल में है। सहयोगी छोटे दलों को पहले जिन चुनावों में जो सफलताएं मिली वो पूर्वांचल और अवध के इलाके में मिली हैं। लिहाजा इन दलों के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा बाकी के बचे 3 चरण तय करेंगे। बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी ने 16 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। काल्पी को छोड़ निषाद पार्टी की बाकी 15 सीटें 5वें से लेकर 7वें चरण की हैं। निषाद पार्टी के 6 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल से चुनाव मैदान में हैं। वहीं 10 प्रत्याशी पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। सुबह सपा इस बार सपा के साथ है। सुबह सपा ने 18 सीटों से उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान किया है। सपा के दूसरे सहयोगी अपना दल के ने जिन 6 सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें से 1 सीट पर खुद पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल 5वें चरण की सीट प्रतापगढ़ सदर से मैदान में है। बाकी सभी सीटें 7वें चरण की हैं। बीजेपी गठबंधन में शामिल अपना दल एस के लिए भी 3 चरण अग्नि परीक्षा होंगी। अपना दल सोनेलाल ने 17 प्रत्याशी घोषित किए हैं। अपना दल सोनेलाल के पास 5वें चरण में 7 सीटें हैं। 6वें और 7वें चरण में 4 सीटें हैं। ये दल 2014 से ही बीजेपी के साथ हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस दल के 11 में से 9 प्रत्याशी चुनाव जीते थे।
उत्तर प्रदेश में रविवार 27 फरवरी को सूबे की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। खास बात यह रही कि यूपी में 5वें चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद चुनाव प्रचार करने यूपी पहुंचे। प्रचार के दौरान क्या कुछ बोले राहुल गांधी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब मतदाताओं की बारी है। जिन सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग है, वहां प्रचार समाप्त होने से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी। 5वें चरण में अमेठी, सुल्तानपुर में भी मतदान होना है, जिसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस यहां पहले जितनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन पार्टी अब अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो लगातार यूपी में सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर आए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ अमेठी में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। अमेठी पर कांग्रेस का दशकों तक वर्चस्व रहा है। अमेठी में राहुल गांधी ने योगी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं। BHEAL बेच रहे हैं, HAL बेच रहे हैं, तेल की कंपनियां बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच दी, मगर अपने भाषणों में ये क्यों नहीं कहते कि मैंने 2014 में वादा किया था, मैंने इतने युवाओं को रोजगार दिलवाया और आने वाले समय में इतने रोजगार और देने जा रहा हूं। वो ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि आज किसान को जो मिलता है वो उनसे छीना जाए और हिंदुस्तान के 2 से 3 अरबपतियों को दे दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगर आप रोजगार चाहते हैं तो रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है, मगर आप कभी धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं, कभी जाति पर वोट दे देते हैं। आप अपने भविष्य के लिए कभी वोट नहीं डालते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। किसानों के लिए छुट्टा जानवर भी अहम मुद्दा है। ऐसे में अगर आप गलत सरकार चुनेंगे तो अगले 5 साल पछताएंगे। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वोट की अपील तो की है, लेकिन देखना होगा कि जनता उनकी अपील पर कितना ध्यान देती है। यूपी चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये चुनाव जीतना उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ विरोधी दल उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तो बीजेपी के सहयोगी दल भी हार के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए ऐसी बात बोल दी है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहते हैं राजनीति में ना कोई सच्चा दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन, और जब चुनाव आते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अब यूपी चुनाव में बीजेपी के अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और यहाँ तक कि उसे जमकर चुनौती भी दे रहे हैं। बिहार में एनडीए का दामन थाम कर सत्ता पर राज करने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब यूपी चुनाव में बीजेपी को ललकार रही है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादा करते हैं और फिर चुनाव के बाद अपने वादे को भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, तब बीजेपी को एहसास होगा कि निषाद समुदाय बीजेपी से कट चुका है। इतना ही नहीं, सैनी ने कहा कि यूपी से बीजेपी की विदाई के बाद बीजेपी को एहसास हो जाएगा कि निषाद समुदाय को आरक्षण देना ही होगा। सैनी ने चेतावनी भी दी कि अगर बीजेपी ने निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का विरोध किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने चुनाव में जीत की ताल भी ठोकी। सैनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 महीने पहले ही हमारी पार्टी सामने आई है और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने 102 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार ने बहुत सारी सीट पर हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया और अब हम 55 से 56 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी ने 24 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। अब सैनी ने जीत की ताल तो ठोक दी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन नेताजी से पहले एक बात तो साफ है कि सहयोगी दलों की हुंकार से बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। हालात पर अमेरिका से लेकर जापान तक लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। आज दिन भर क्या रहा घटनाक्रम, आइए देखते हैं
इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस विवाद का असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिससे सभी देश लगातार इस मामले को बातचीत से सुलझाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि रूस अब अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है और रूस ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए बड़ा बयान दिया है। इस विवाद के बीच रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन सरेंडर करने को राजी होता है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के लिए न्योता भेज दिया है, लेकिन रूस की शर्तों से साफ है कि बातचीत के लिए माहौल यूक्रेन को ही तैयार करना होगा। इस विवाद से भारत में भी हलचल बढ़ गई है। गुरुवार की रात पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। कल शनिवार दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आज भारत से 2 विमान रोमानिया के लिए रवाना किए गए हैं। दरअसल यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र फंस गए हैं। ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार की लापरवाही को लेकर उसे घेरा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी सो रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष ने पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। यानी आज का पूरा दिन काफी हलचल भरा रहा। अब देखना होगा कि रूस का अगला कदम क्या होता है। क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा या रूस अब बात करने के लिए राजी हो जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में पिछले 11 दिनों से हिजाब विवाद को लेकर सुनवाई चल रही थी। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर रोक को लेकर कोर्ट में तमाम याचिकाएं दायर की गई थी और अब इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहना जाए या नहीं, इस पर जल्द फैसला होने वाला है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि इस मामले में सुनवाई पूरी कर लेगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था इस मामले में दोनों पक्ष जल्द से जल्द अपनी दलीलें पूरी कर ले। दोनों पक्षों को 2 से 3 दिनों के भीतर लिखित आवेदन देने को भी कहा था और आज हिजाब विवाद पर सुनवाई के 11वें दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। इस बीच सुनवाई के 10वें दिन गुरुवार को 3 जजों की पीठ ने उन वकीलों की दलील सुनी जिन्होंने हिजाब के अधिकार के लिए जोर शोर से दबाव बनाया। हिजाब पहनने के अधिकार से वंचित छात्राओं के वकील डार ने कुरान की आयतों का हवाला देते हुए कई तर्क पेश किए। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए जीने और मरने का सवाल है। उन्होंने पीठ के सामने कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने का आदेश पारित करने वाली राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी। वहीं वकील देवदत्त कामत ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के खिलाफ तर्कों और पिछले फैसलों की नजीर पेश करते हुए हिजाब पहनने की दलीलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के संबंध में जारी सरकारी आदेश साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने के लिए लड़कियों को शिक्षण संस्थानों में रोकना उनके शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता है। कामत ने कहा कि इस्लाम के तहत हिजाब पहनना एक जरूरी प्रथा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिनियम और वर्दी नियम सामाजिक सुधार का पैमाना नहीं हो सकता और हिजाब पहनना प्रतिगामी प्रथा नहीं है, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में होने वाले चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेताओं के हमले भी एक दूसरे पर तेज हो रहे हैं। 5वें चरण का प्रचार आज थम गया। इस चरण में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटों पर दांव है। इसमें अयोध्या भी शामिल है, जहां राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा है। 5वें चरण में 693 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। आज सभी सियासी दलों के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। यूपी में आज बीजेपी, एसपी के साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की, तो वहीं एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। फिलहाल बीजेपी ने यूपी में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। राज्य में महज 3 चरणों का मतदान बचा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह की पहली जनसभा अंबेडकर नगर के आलापुर में हुई, जहां उनके निशाने पर एक बार फिर सपा चीफ अखिलेश यादव थे। कौशाम्बी के सिरातू में भी उन्होंने जनसभा की। सिरातू से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदवार है। सिरातू में आज एसपी की तरफ से जया बच्चन और डिम्पल यादव ने भी पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार किया और सपा के लिए वोट मांगे। फिलहाल आज 5वें चरण के मतदान से पहले खत्म हो रहे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी की पहली जनसभा आज सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में हुई, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधा। वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने बहराइच और अयोध्या का दौरा किया, साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अयोध्या में बड़ा रोड शो भी किया, जहाँ उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और वादों की झड़ी लगा दी। सपा ने दावा किया कि यूपी से तो बीजेपी साफ होगी ही, साथ ही अयोध्या में भी बीजेपी को हार मिलेगी। 27 फरवरी को अवध और पूर्वांचल के जिन जिलों में वोट डाले जाने हैं वो हैं अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा। इन जिलों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में बीजेपी ने यहां की 47 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 3 सीटें जीती थी। 5 सीटें बीएसपी, 3 सपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। इस चरण में सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंद गोपाल नंदी, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से मोती सिंह जैसे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व मंत्रियों में अवधेश प्रसाद, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी इस चरण में मैदान में